बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढिंडसा और आप देख रहे हैं टीडी डिजिटल। कोल्ड वॉर यानी दूसरी सर्द जंग का बाज़ाब्ता ऐलान हमने आपको ये बताया था कि एक दिन पहले हो गया और उसका पाकिस्तान की मुल्की सियासत पे क्या असर पड़ेगा। लेकिन अभी ये डस्ट सेटल ही नहीं थी हुई, तो हम क्या देखते हैं कि वो ऐलान तो अपनी जगह रहा, उसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो गए। किस तरह और क्या वो वाक़यात हुए पाकिस्तान के साथ भी और रीजन में, हम आपको बताते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। जूँ ही ये ऐलान ख़त्म हुआ, अभी तबसरे और उस पर बातचीत चल रही थी कि रूस के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को कॉल की और उसमें बातचीत हुई। उनकी बातचीत के बाद जो एलानिया जारी किया गया उसमें कहा कि दो तरफ़ा मुफादात पे बातचीत हुई और इसको आगे बढ़ाने के बारे में दोनों मुल्क पुरअज़्म है और फ्यूचर में इसको तरक्की दी जाएगी बेशुमार। उसके साथ ही एक और वाक़या पाकिस्तान में हुआ, वो भी शाह महमूद कुरैशी का, जब उन्होंने अफ़गान पीस प्रोसेस को, बायलैटरल डायलॉग अफ़गान वफ़द को था, उसमें ब्रिटिश हाई कमिश्नर भी मौजूद थे, उसमें उन्होंने ख़िताब किया। लगे से रूस के साथ पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट हैं वो तो हम आपको बाद में बताते हैं कि वो क्या है। उन्होंने, शाह महमूद कुरैशी ने एक इंतहाई अहम बात की। उन्होंने कहा कि ये अफ़गानिस्तान पे डिपेंड करता है कि वो इसको एक फेडरेशन के तौर पे चलाना चाहते हैं या इमारात की तर्ज पे चलाना चाहते हैं। इमारात का मतलब होता है कॉन्फेडरेशन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कॉन्फेडरेशन ऑफ अफ़गान स्टेट्स, यानी कि अगर आप ये समझते हैं कि हुकूमत सब की रहनी चाहिए और नॉर्दर्न अलायंस और हर एक का अपना इंटरेस्ट है, तो बेशक अफ़गानिस्तान को एज ए कॉन्फेडरल स्टेट के तौर पे चलाएं, लूज कॉन्फेडरेशन के तौर पे, जो बाकी फेडरल लेवल के ऊपर जो कोऑर्डिनेट करते रहें। लेकिन अगर आप इसको एक इकट्ठे मुल्क के तौर पे चलाना चाहते हैं तो यू हैव टू टॉक अमंग योरसेल्फ। पाकिस्तान इसका ब्लेम गेम नहीं रहेगा। फिर उन्होंने ये कहा कि वज़ीर ख़ारजा का रवैया आपका बहुत अच्छा है, लेकिन जो इंटेलिजेंस के चीफ़ हैं मुहिब, उनका लैंग्वेज भी बहुत आमियाना और बाज़ारी है और रवैया भी बड़ा ख़राब होता है। और अब अशरफ गनी का वाशिंगटन का दौरा हो रहा है, क्या वो शिकायत लगाने जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि अगर तो जा रहे हैं तो आप शौक़ से जाके शिकायत लगाएं, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा और पाकिस्तान किसी भी तरह से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता कि वो अमन कायम रहे। इसका मतलब ये है कि अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ मिलिट्री एक्शन पाकिस्तान करके उन्हें इतना कमज़ोर कर दे कि वो जो है वो बातचीत करें और एक करें। पाकिस्तान ये नहीं, यही वो डिमांड थी जो अमेरिका कर भी रहा है कि हक्कानी नेटवर्क के ख़िलाफ़ एक्शन किया जाए या हमें अड्डे दिए जाए, हम करें, जो कि पाकिस्तान ने उन्हें नहीं करने दिया। एक दफ़ा फिर वज़ीर ख़ारजा ने डिनाई कर दिया अख़वानियों को भी और कहा कि बेशक जाके हमारी शिकायत भी आप लगा दें। तो ये एक बड़ा बोल्ड स्टैंस है। अब आ जाते हैं रूस के वज़ीर ख़ारजा की कॉल पे। रूस जो है ज़ाहिर है इन्हीं हालात में गया। जनरल ज़ियाउल हक़ ने एक दफ़ा कहा कि मैं रूस को, सोवियत यूनियन को आमू रिवर के पार भेज के दम लूँगा, यानी कि नॉर्दर्न अलायंस जहाँ पे आमू रिवर के बाद रूस शुरू हुए थे और आगे फिर ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान उनकी सरहदें लगती हैं गुजर के, तो ये पश्तून इलाके ख़त्म हुए थे और बिल्कुल पहाड़ी इलाका आगे वो सेंट्रल एशिया का एक तरह से वो पार्ट है। तो अब यही बात एक दफ़ा रूस की मदद से मिलके आप अमेरिका को और अफ़गानिस्तान को पैगाम दे रहे हैं कि आप बेशक कॉन्फेडरेशन बना लें इसकी, हमें इससे कोई परवाह नहीं, लेकिन हम इसमें नहीं बीच में शामिल होंगे और ये अगर आप समझते हैं कि ब्लेम नहीं है किसी के ख़िलाफ़, हम एक्शन लेंगे। रूस के पाकिस्तान के साथ तीन बड़े इंटरेस्ट हैं और वो तीनों इंटरेस्ट जो दूसरी कोल्ड वॉर का आगाज़ हुआ है उससे वाबस्ता है, क्योंकि यूरेशिया, रूस और चाइना शंघाई तावन तंजीम के तहत पाकिस्तान के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। चाइना जो है वो ज़ाहिर हथियार दे रहा है और डिफेंस कोऑपरेशन बड़ी, हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन्स और इंटेलिजेंस बेस्ड सॉल्यूशंस एयरफोर्स के, और मशीन इन द फ्रंट रादर देन द सोल्जर इन द फ्रंट वाली डॉक्ट्राइन पे पाकिस्तान का तेज़ी से अमल कर। इंडिया ने तो वो सोल्जर इन द फ्रंट वाली बात की है ना अभी, फिर जो
पुरानी थी। तो चल रहा है। रूस के साथ भी डिफेंस कोऑपरेशन क्या है, एक तो सी में आगे बातचीत चल रही है, उनका एक अभी बहुत बड़ा जंगी जहाज़ पाकिस्तान के पानियों में यहाँ पे होके गया, फ्रिगेट एक बड़ा, और जो वो जिसका रेप्लिका वो दे रहे हैं इंडिया को भी, इंडिया को बड़ा कंसर्न था। दूसरा एक और चीज़ लोगों ने नहीं देखी कि जो J-17 थंडर 3 जहाज़ नाइजीरिया को दिए हैं और 2 स्क्वाड्रन उन्होंने और ऑर्डर किए। 2 स्क्वाड्रन और ऑर्डर करने का मतलब है 12 और 12 24 जहाज़, और इनके इंजन कहाँ से आएंगे? अगर आप ब्लॉक 3 तो बना रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी भी बेहतर है और उसमें बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल भी लगते हैं, सब कुछ, इंजन कहाँ से आएंगे? इंजन तो मैक्रॉन कंपनी का वो इंजन लगता है जो कि वो मिग कंपनी बनाने वाली, जो कि वो मिग 29 में लगाती है, बड़ा लेटेस्ट इंजन है, वो रूस देगा। यानी कि रूस वो इंजन प्रोवाइड करेगा जिसके तहत पाकिस्तान की डिफेंस एक्सपोर्ट आगे बढ़ रही है। तो ये डायरेक्ट अब कोऑपरेशन शुरू हो गया, सिर्फ पाकिस्तान के साथ दो तरफा नहीं है, ये सह तरफा है, एक्सपोर्ट्स की तरफ ले जाने वाली बात है। और बाकी और चीज़ें भी हैं जिनमें रूस के साथ डिफेंस कोऑपरेशन चल रही है, टैंकों के मामले में और भी, जो कि मैं नहीं समझता कि उस इंफॉर्मेशन पे जिसे पब्लिक नहीं किया गया और किसी तरह मुझे थोड़ा बहुत उसका आइडिया है, मैं उस पर बातचीत भी अभी करूं, लेकिन चल रही है ये मैं आपको, और वो अहम है बड़ी। दूसरी चीज़ जो रूस के साथ चल रही है अहम, वो एनर्जी है, एनर्जी के मामला है, क्योंकि नेट एनर्जी सप्लायर है रूस, गैस बहुत बड़ी यूरोप को देता है, और अब एक उन्होंने अपस्ट्रीम गैस लाइन पाइपलाइन पाकिस्तान में दे रहे हैं $2 बिलियन की। कहा जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन आएंगे तो इसका इफ्तिताह भी होगा उसको 1-2 महीने तक। पाकिस्तान में जो एनर्जी का सिनेरियो है उसमें पाकिस्तान अगले 10-15-20 साल तक गैस इंपोर्ट करेगा, और उसके साथ ये गैस पाकिस्तान से आके चाइना में भी जानी है। यानी कि सीपेक का जो नॉर्थ साउथ एक कॉरिडोर है जिससे ट्रेड होनी है चाइना से बैरूनी दुनिया पे, ये साउथ नॉर्थ कॉरिडोर है कि साउथ से गवादर और कराची, पोर्ट कासिम वगैरह से आगे, और उसने चाइना की तरफ जानी। तो ये इसके लिए बहुत बड़े बड़े एनर्जी के रिज़र्व्स भी, स्टोरेज भी पाकिस्तान में रूस ने बनाने हैं, इतने बड़े स्टोरेज कि जो चाइना को और आगे गैस अगर सप्लाई होती है वो कई 1 या 2 हफ्ते तक अगर पीछे से उसमें तातुल आ जाए तो ये स्टोरेज उसको पूरा करते रहें। LNG के ज़रिए शायद वो स्टोर करेंगे या आगे, तो वो भी एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। उसके अलावा अगर ये टैपी पाइपलाइन है, अगर अमन होता है तो उसने भी मुल्तान आके हिट करना है हमारे बिल्कुल सेंटर में, और आगे एक उसकी स्पर लाइन गवादर जा सकती है, और किस स्टेज पे हो सकता है इंडिया भी उसके साथ आना चाहे। तो ये दूसरा, ये $10 बिलियन से ज़्यादा की कोऑपरेशन है रूस की। तो एनर्जी और डिफेंस, यही तो 2 चीज़ें हैं जिस पे दुनिया सारी चल रही है। बाकी ट्रेड है, ट्रेड सीपेक करता रहेगा। तो वो आर्किटेक्चर जिसका जिक्र था कि अब बनना शुरू होगा, वो बन नहीं गया, उसके ऊपर मेसनरी शुरू हो गई है, काम होना शुरू हो गया है, और हुकूमत पाकिस्तान खुल के सामने आ गई है कि कर लो जो करना है, रोक सको तो रोक लो। ये वो वाली बात है कि अगर शिकायत लगानी है तो शिकायत लगा दो हमारी जाके, वी डोंट केयर। तो ये अमेरिका को भी मैसेज है एक तरह का। तो ये वो कोल्ड वॉर है, और इसके एंड में मैं एक बात सिर्फ ये कहूँगा कि जो लोकल स्कर्मिशेस वगैरह हैं, हो सकता है उसमें पाकिस्तान में लोकल अनरेस्ट, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो रिडंडेंट हो जाएंगी इसके साथ इस नए सिनेरियो में, या होने जा रही हैं, हो सकता है वो अनरेस्ट करने की कोशिश करें, इंडिया भी करे। और जैसे हम ये सिंध वर्सेस पाकिस्तान और बाकी वो लाहौर में ये सुनते हैं, लेकिन एक बॉटम लाइन इसकी वो ये है कि अब इस वक्त पाकिस्तान मुश्किलात से निकल नहीं रहा, बट पाकिस्तान इज़ विनिंग। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।